ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। आपका मैं हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल प्रेप नेशन में स्वागत करता हूं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे जो वादा किया उस वादे के साथ इंडियन पॉलिटी बेस्ट 100 MCQ पार्ट 1 लेके हम फिर से हाजिर हैं। ये बेहतरीन कलेक्शन ना सिर्फ आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेगा, साथ में लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? तो वो थे डॉक्टर B.N. राव। A. डॉक्टर B.N. राव। He gave the general structure of democratic framework of the Constitution. और ये फरवरी 1948 को इसका इनिशियल ड्राफ्ट तैयार हुआ और अडॉप्ट हुआ ये 26 नवंबर 1949 को। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर जी। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was तो इनिशियली 389 था बिफोर पार्टीशन, और आफ्टर पार्टीशन जो मेंबरशिप था वो 299 हो गया, जिसमें 229 मेंबर्स प्रोविंस से थे और 70 प्रिंसली स्टेट से। और ये 299 में 9 वुमेन मेंबर। तो इसका आंसर है A 299। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? तो वो थे B.R. अम्बेडकर जी। D. B.R. अम्बेडकर। The most profound influence on the drafting of Indian Constitution was exercised by the लिया गया है मेजोरिटी जो बोल सकते हैं, बोरो किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उससे हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन। आपको लगेगा कि जर्मनी से भी इमरजेंसी का चीज लिए हैं हम लोग। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जो इमरजेंसी सुनते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी है बोरोड, और जर्मनी से भी हमने बोरोड किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इमरजेंसी प्रोविजन लिया है और जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लिया है। The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in, तो ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल फ्लैग का जो डायमेंशन है लेंथ इस टू हाइट वो 3:2 है और इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। The amendment procedure laid down in the Constitution of India is on the pattern of, तो ये हमने बोरो किया था साउथ अफ्रीका से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, साउथ अफ्रीका। और साथ में हमने साउथ अफ्रीका से ये भी लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। Who was the first foreign minister of free India? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ए जवाहरलाल नेहरू। Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। Which of the following describes India as a secular state? तो ये जो है इसका आंसर है डी, preamble to the constitution। सेक्युलर जो वर्ड है कब ऐड हुआ था? तो ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उस समय सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में, और सरकार थी इंदिरा गांधी की उस समय। In a parliamentary form of government, real powers of the state are vested in the, तो real power जो vested है according to Article 74 Part 1, Council of Minister headed by Prime Minister। तो आंसर है A, Council of Minister headed by Prime Minister। The preamble of our constitution, तो ये जो है contains the spirit of the constitution। इसका आंसर है B, contains the spirit of the constitution। From which of the countries Constitution of India has adopted fundamental duties? तो ये जो हमने अडॉप्ट किया था USSR से किया था,
और साथ में हमने एक चीज और किया था, वो था आइडियल्स ऑफ जस्टिस। अब ये जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका आंसर है सी, यूएसएसआर। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर ग्रांटेड। तो मिलता है आर्टिकल 29 और 30 के तहत। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 में मेंशन्ड है नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। और आर्टिकल 30 में मेंशन्ड है that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। और आर्टिकल 30 को हम चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स भी कहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर, तो ये आता है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। Untouchability is abolished and its practice is punishable according to, तो ये punishable है according to आर्टिकल 17। The Constitution names our country as, तो लिखा गया है शुरुआत में ही इंडिया, दैट इज भारत, और ये लिखा गया है आर्टिकल 1। तो इसका आंसर है बी, इंडिया दैट इज भारत। The Constitution provides that Hindi shall be, तो इसमें लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं और MCQ में नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया मार्क करके आ जाते। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 343 पार्ट 1 के तहत इट प्रोवाइड्स दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन, तो पार्ट 2 में लिखा गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11। और 4 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। The total numbers of fundamental duties mentioned in the Constitution is, तो mentioned है ऑप्शन सी 11 fundamental duties। It was added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of स्वरण सिंह कमेटी। पहले 10 था, 86 Amendment Act जो कि 2002 में हुआ, उसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, जिसमें कहा गया कि जितने भी पेरेंट है या गार्जियन है वो इंश्योर करे कि उनके बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच में है उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। Fundamental duties have been added in the Constitution of 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation of, तो अभी पिछला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था। इसका आंसर है सी, स्वरण सिंह कमेटी। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Which is the competent body to prescribe conditions for acquisition of citizenship? तो वो है पार्लियामेंट, सी, पार्लियामेंट। In which case did the Supreme Court restore the primacy of the fundamental rights over the directive principles of state policy, यानी DPSP? तो ये इसका जो आंसर है ए, गोलकनाथ केस, ए, गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था। अब और जान लेते हैं, जैसे ऑप्शन बी है यहाँ पे केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, और मिनेर्वा मिल्स केस वो 1980 में हुआ था। ये तीनों का ईयर पूछ लेता है। The fundamental rights to dash has been deleted by dash amendment act, तो ये था fundamental right to property has been deleted by the 44th amendment act जो कि 1978 में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसके तहत जो right to property था उसको legal right बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A के तहत। The ninth schedule was added by dash amendment, तो ये ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, और इसके तहत जितने भी केंद्र या राज्य के कानून है, सेंट्रल और स्टेट लॉज है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और करेंटली अभी 284 ऐसे लॉ है, कानून है 9th शेड्यूल के अंदर, जो जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर रखा गया है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल। तो पहले तो ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है वो 7 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 245 और 246 में आता है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट है, पहले 97 था। स्टेट लिस्ट में अभी 59 सब्जेक्ट है, पहले 66 था जो घट के 59 हो गया। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें अभी करेंटली 52 सब्जेक्ट है और पहले 47 था। अब जो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उस पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लेजिस्लेट करता है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाता है, और कॉन्करेंट में दोनों मिल के लॉ बनाते हैं। तो अब इसका जो आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर, तो इसका आंसर होगा बी, स्टेट लिस्ट। Under which article of the Constitution is the President's rule promulgated on any state in India? तो ये आता है आर्टिकल 356, 356। इसको प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, 356। अब 352 क्या है, तो वो नेशनल इमरजेंसी है, और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। Which of the following articles of Indian Constitution guarantees equal opportunities in public employment to persons belonging to SC, ST and other minority communities? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 16। तो इसका आंसर है बी, आर्टिकल 16। The provision for contingency fund of India as well as for each state has been made under, तो ये है आर्टिकल 267, ए, आर्टिकल 267। On the basis of financial crisis, emergency has been declared by the President of India. तो ये जो हुआ है not even once, एक बार भी अभी तक ये लागू नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका आंसर है ए, not even once। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कौन सा ऐसा आर्टिकल है या फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है, तो वो है आर्टिकल 20 और 21। ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, और नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352 है। अब ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है, तो आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Who administers the oath of office to the president? तो ये जो ओथ जो दिलाते हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर एब्सेंट रहेंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे उस समय, तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, और करेंटली रामनाथ कोविंद जो कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। If the president wants to resign from office, he may do so by writing to the, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो लिखित में वो किसे देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट। The minimum age required for becoming the Prime Minister of India is, तो अगर वो मेंबर है लोकसभा के तो 25 साल, और मेंबर है राज्यसभा के तो 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो मिनिमम होगा 25 साल, ए, 25 years of age। The only president of India who was elected unopposed is, तो पहले जान लेते हैं उनके बारे में कि वो 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक था। उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी। To elect the President of India, which one of the following election procedure is used? तो जो यूज होता है वो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑप्शन ए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक्चुअली प्रेफरेंस वाइज मतलब वोटिंग होता है इसमें। An ordinance promulgated by the president will, क्या होगा उसके बाद, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the parliament। मतलब जैसे पार्लियामेंट मिलेगा सेशन के लिए तो उस दिन से 6 हफ्ता में वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये होता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर है ए, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। The position of the Vice President of India resembles to the great extent the position of Vice President of which country? तो ये है USA, A, USA।
disputes regarding the election of president and vice president are settled, तो ये होता है in the Supreme Court. ऑप्शन ए in the Supreme Court under Article 71 Part 1. The resolution for removing the Vice President of India can be moved in the remove होता है राज्यसभा only. ऑप्शन डी राज्यसभा only. और जो रेजोल्यूशन पास होता है वो होता है with an effective majority. Which of the following Chief Justice of India has acted as a President of India? तो पहले तो जान लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, 6 वाइस प्रेसिडेंट भी थे और साथ में एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो भी 35 डेज के लिए. तो उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह. ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह. Who was the member of Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? तो वो थी ऑप्शन बी इंदिरा गांधी. बी इंदिरा गांधी. The Union Council of Minister consist of, तो consist होता है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और साथ में उनके डिप्यूटी मिनिस्टर्स. तो ऑप्शन डी इसका आंसर है. In case a president dies while in office, the vice president can act as president for maximum period of, तो maximum period के लिए रह सकते हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए, तब तक इलेक्शन हो जाता है प्रेसिडेंट का. तो इसका ऑप्शन है डी 6 मंथ. The राज्य सभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 और अभी करेंटली 245 मेंबर्स है, जिसमें 233 इलेक्टेड है बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और जो 12 है वो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. Who is the ex officio चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो वो है ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट. तो जो अभी है वेंकैया नायडू जी. तो ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट. Who was the first leader of opposition in the Rajya Sabha? तो वो थे ऑप्शन सी श्याम नंदन मिश्रा. ऑप्शन सी श्याम नंदन मिश्रा. The राज्य सभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, तो राज्य सभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व नहीं होता है और उसके जो मेंबर है 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं. जिसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव. The first woman film star nominated या elected to राज्यसभा was, तो वो थी नरगिस दत्त. ऑप्शन ए नरगिस दत्त. और वो नॉमिनेट हुई थी 1980 में और उसके अगले साल 1981 को उनकी डेथ भी हो गई. Which of the following committees does not consist of any member from राज्य सभा? तो वो है ऑप्शन ए एस्टिमेट कमिटी. उसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं और करेंटली जो चेयरपर्सन है एस्टिमेट कमिटी के वो है गिरीश बापट जी. गिरीश बापट जी. और जो ऑप्शन बी में है पब्लिक अकाउंट कमिटी, उसमें 22 मेंबर होते हैं जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से और उसके जो चेयरपर्सन है वो है अधीर रंजन चौधरी जो आईएनसी से कांग्रेस से. पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा. वहां जाके आप फ्री में डाउनलोड कर ले. अगर आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और टाइमली नोटिफिकेशन और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. जय हिंद दोस्तों.